हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उससे भी बेसिक्स हमने कुछ पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है, किस किस के बीच में होती है? केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन केमिकल एनर्जी। और जिन डिवाइसेस में जो होता है, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो डिवाइस यूज़ होता है उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में यूज़ होती है, कन्वर्ट होती है, तो किस डिवाइस के अंदर होती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या होता है कंडक्टर्स? कंडक्टर्स, कंडक्टर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या होता है कंडक्टर, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो क्या होता है कंडक्टर, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कुछ कंडक्टर्स कहाँ कहाँ सुना है तुमने नाम कंडक्टर। तो एक तो बस कंडक्टर सुना होगा, है ना, तो उस कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कौन सा कंडक्टर? तो फिर तुम कहोगे सर सेमी कंडक्टर भी सुना है, तो उस कंडक्टर की भी बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो फिर अपन कौन से कंडक्टर की बात कर रहे हैं? तो देखते हैं, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम कंडक्टर बात करेंगे वो बात कर रहे हैं हम आयनिक कंडक्टर की, आयनिक कंडक्टर की। देखो आयनिक कंडक्टर से पहले देखो, तुमने कंडक्टर पढ़ा होगा कहीं फिजिक्स में। कौन सा कंडक्टर पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में? मेटालिक कंडक्टर सुना है कहीं नाम? मेटालिक कंडक्टर तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो फिर हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज आयनिक कंडक्टर। यहाँ पे जो भी डिस्कस होगा वो डिस्कस होगा आयनिक कंडक्टर, या फिर इसका दूसरा नाम बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो अब देखो मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा क्या होता है मेटालिक कंडक्टर के अंदर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर भी कंडक्टर बोले तो होता क्या कंडक्टर? बेसिकली कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो, जो अपने थ्रू करंट को फ्लो कराए, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। क्लियर? अब मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा कंडक्टर जो मेटल का है, तो मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्यों? वहां पे कौन से चार्ज कैरियर क्या है? तो तुमने पढ़ा होगा जो मेटालिक कंडक्टर होता है वहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर क्या होंगे? देखो आयनिक कंडक्टर, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? लास्ट क्लास में हमने समझा था क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जब कभी भी तुम पानी के अंदर डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस। यस, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होंगे? जिसके अंदर डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट किसके अंदर हो रहा है? ये आयंस के अंदर। तो जो वो फ्री आयंस नहीं होते वही होते हैं यहाँ पे चार्ज कैरियर्स। मतलब चार्ज किसके थ्रू फ्लो होगा? अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा, उसके अंदर अगर चार्ज फ्लो होगा, अगर उसके अंदर कंडक्शन होगी, तो अगर उसके अंदर कंडक्शन होगी तो कंडक्शन का कारण क्या होगा? कंडक्शन का कारण होगा फ्री आयंस। जैसे मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन का कारण था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कंडक्शन का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटालिक कंडक्टर, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, इसके बारे में तुम फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते हो। और रही बात आयनिक कंडक्टर की, तो इसके बारे में मैं जानता हूँ, तो थोड़ा बहुत तुम जानते हो, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो क्या करते हैं, काम करते हैं अपन, थोड़ा डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, मिल बांट के डिफरेंस लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, एक सेकेंड सही से लिख लेते हैं। मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर वर्सेस एक साइड मेटालिक कंडक्टर वर्सेस आयनिक कंडक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन से होंगे? तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और आयनिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होंगे, आयनिक कंडक्टर में होंगे फ्री आयंस। इतनी सी बात तो हमें समझ आ गई। और क्या डिफरेंस है, तो देखो और क्या डिफरेंस हो सकती है यहाँ पे। मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण क्या मैटर भी ट्रांसफ़र होता है, यस और नो, क्या मैटर भी ट्रांसफ़र होता है। तो अगर सोचे ज़रा, देखो होता है कि नहीं होता। देखो मेटालिक कंडक्टर बेस्ट क्या है, कॉपर वायर। कॉपर वायर तो देखी होगी, जिसके थ्रू करंट आता है, बिजली आती है घरों में। तो ऐसा होता है क्या कि बिजली जब आ रही होती है तो बिजली के साथ साथ वायर भी चलनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वायर पिघल के कहीं पे मोटी हो गई, कहीं पे पतली होगी। ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैटर ट्रांसफ़र होगा, तो हम बोलेंगे डज नॉट इन्वॉल्व मैटर ट्रांसफ़र। तो मेटालिक कंडक्टर में मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा अपन, डज नॉट इन्वॉल्व मैटर ट्रांसफ़र, does not involve matter transfer when electricity is passed. When electricity is passed. ओके, क्लियर है। इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अगर इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता तो आयनिक कंडक्टर में क्या मैटर ट्रांसफ़र होगा, तो अपन फिर से सोचेंगे कैसे। देखो आयनिक कंडक्टर क्या होता है, तुमने एक क्या करा, एक बीकर ले लिया, उसके अंदर तुमने कुछ वाटर डाल दिया और थोड़ा बहुत NaCl डाल दिया। जैसे NaCl डाला तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, और Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। अब वो फ्री आयंस मूव कर रहे हैं। अब आयंस कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, मतलब आयंस जो है ना वो मैटर के फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। मैटर ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। समझ आ गई बात, मैटर ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कोई केमिकल चेंज होता है यहाँ पे कि नहीं होता। मेटालिक कंडक्टर की अगर अपन बात करें, क्या मेटालिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होगा कि नहीं होगा। अब केमिकल चेंज को कैसे समझे, सपोज करो कि कॉपर वायर है, कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हो रही है, रात को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते होते वो कॉपर सुबह तक गोल्ड में चेंज हो गया। क्या ऐसा होता है, रात को वायर लगाई सुबह चोरी, ऐसा होता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो मतलब नो केमिकल चेंज, यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज नहीं होता। तो क्या सर यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, आयनिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होगा। तो अब आयनिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो आयनिक कंडक्टर में होता क्या है, तुमने NaCl लिया, वाटर के अंदर डाला, वो Na+ में गया और Cl- में, तो जो प्लस और माइनस चार्ज आता है ना, ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना, तो वहाँ पे केमिकल चेंज हो जाता है। अब तुम कहोगे सर क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, हर एक चीज़ की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। और केमिकल चेंज कैसे होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कारण, बस इतना सा समझना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल चेंज क्यों हो रहा है और किसके कारण हो रहा है। तो केमिकल चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट मेटालिक कंडक्टर में बात करते हैं। तो देखो कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर हो या फिर आयनिक कंडक्टर, दोनों के दोनों कंडक्टर हैं। अगर दोनों के दोनों कंडक्टर हैं मतलब कंडक्टिंग पावर है, और दोनों की जो कंडक्टिंग पावर है ना, बहुत हाई कंडक्टिंग पावर है, अच्छी खासी कंडक्टिंग पावर है। लेकिन फिर भी मुझे दोनों में डिफरेंस चाहिए कि मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर में सबसे ज्यादा कंडक्टिंग पावर किसकी है। ऑल्दो दोनों की अच्छी खासी कंडक्टिंग पावर है, लेकिन इनमें से भी ज्यादा कंडक्टिंग पावर किसकी है, मेटालिक की कि आयनिक की। कैसे डिफरेंशिएट करें, तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मेटालिक कंडक्टर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर फ्री आयंस। अब मुझे बताओ एक बात, तेज कौन भाग सकता है। पहली बात, जो तेज भागेगा
उसी की कंडक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, करेक्ट है। अब तेज भागेगा कौन, जो हल्की होगा या जो बल्कि होगा, जो हल्की, करेक्ट। हल्की कौन, इलेक्ट्रॉन के आयन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तुमने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हो सकता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन है हल्की है तो फ्लो ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा। समझ आ रही है बात। तो कंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो मतलब मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयनिक कंडक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाई कंडक्टिंग है कौन, मेटालिक कंडक्टर। और आयनिक कंडक्टर क्या है, लो कंडक्टिंग नहीं, कंपैरेटिवली लो कंडक्टिंग एज कंपेयर टू, हम किसकी बात करें, मेटालिक की। तो कंपैरेटिवली लो कंडक्टिंग, कंपैरेटिवली लो कंडक्टिंग। समझ आ गई बात, इतनी सी बात समझ आ गई होगी, ओके। अब देखो एक चीज़ और तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखी होगी मेटालिक कंडक्टर के अंदर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ती है तो कंडक्टिविटी कम होती है। ये तुमने पढ़ रखा होगा कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा है तो मुझे बताओ, क्या हम यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिर आयनिक कंडक्टर में क्या होगा, फिर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आयनिक कंडक्टर में क्या होगा। बिल्कुल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। पढ़ा है हमने, एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रख दिया, ओके। अच्छा मुझे बताओ, जब फिजिक्स में तुम मेटालिक कंडक्टर पढ़ रहे थे तो क्या तुमने, अच्छा तुमको कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई, इसका एक्सप्लेनेशन, तो मैंने क्या बोला तुम्हें कि हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बस थोड़ा वेट करो, आगे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करो। हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ईच चीज़, हर एक चीज़, ठीक है, ईच पॉइंट का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या तुमने कहीं फैराडेज लॉ सुना है कि यहाँ पे सर फैराडे लॉ हमने पढ़ा है कि फैराडे लॉ कुछ, अच्छा फैराडे लॉ क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन ये बताओ कि क्या मेटालिक कंडक्टर में कहीं फैराडे का नाम सुना है, नहीं सुना, तो एक पॉइंट यहाँ से बन गया, सुन लोगे, आगे आने वाले लेक्चर में सुनोगे। फिलहाल हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं बस। तो क्या लिखिए हम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो मेटालिक कंडक्टर में फॉलो नहीं होते। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो यहाँ पे नॉट फॉलोड। अगर यहाँ पे फॉलोड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है, तो कहाँ फॉलो होंगे, तो आयनिक कंडक्टर में जो है वो वहाँ पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये फॉलोड होंगे, ये यहाँ पे फॉलोड होंगे। तो आई होप काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं, देख लो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए। और इन पॉइंट्स को क्या करो, साथ साथ आई होप कि लिख लिया होगा, आई होप कि तुमने इन पॉइंट्स को साथ साथ कॉपी कर लिया होगा फटाफट, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी कंडक्टर्स के बारे में। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अपने को इस चैप्टर में कंडक्टेंस पढ़ना है, कंडक्टेंस जो फर्स्ट, इस टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट आता है ना वो है कंडक्टेंस। क्या होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस टर्म पढ़नी है हमें यहाँ पे। अब कंडक्टेंस टर्म पढ़नी है। अब कंडक्टेंस टर्म पढ़नी है हमने, तो कंडक्टेंस जैसे ही नाम आ जाए ना तो तुम्हें क्या सोचना है, मेटालिक कंडक्टर क्या आयनिक कंडक्टर। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम कंडक्टर की बात करेंगे वो आयनिक कंडक्टर की बात करेंगे, लेकिन तुमने मेटालिक कंडक्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर अगर तुमने पढ़ रखा है तो वहाँ पे तुमने मेटालिक कंडक्टर के रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ रखी है कुछ टर्म। तो यहाँ पे भी कुछ टर्म्स होंगी। तो देखो, जैसे कंडक्टेंस वर्ड आ जाए ना, कंडक्टेंस वर्ड आ जाए तो तुम्हें इतना नहीं सोचना कि कंडक्टेंस अब कौन सा कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर, नहीं। देखो कंडक्टेंस आ गया तो कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। और बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर कौन कंडक्ट कराएगा, तो वो कराएगा फ्री आयंस।
ठीक है। और जैसे तुमने फिजिक्स के अंदर कुछ कंडक्टेंस टर्म्स पढ़ी थी, सेम यहाँ पे भी हम कुछ कंडक्टेंस टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे तुमने वहाँ पे रेजिस्टेंस पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे तुमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ी थी, यहाँ पे भी अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे तुमने कंडक्टेंस पढ़ी थी, यहाँ पे भी कंडक्टेंस है। वहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ पे भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेम चीज़ें पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि बात तो हम सिर्फ कंडक्टेंस की कर रहे हैं, समझ आ रही बात। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगी वो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और उनके लिए जो चार्ज कैरियर है वो फ्री आयंस है। बस इतनी सी बात है और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंडक्टेंस टर्म्स पढ़ने वाले हैं सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहली कंडक्टेंस टर्म अगर हम पढ़ें तो सबसे पहली कंडक्टेंस टर्म जो आएगी यहाँ पे वो होगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा, एक और यहाँ पे दिमाग में आ सकता है, सर वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मेटालिक कंडक्टर है वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, क्या यहाँ पे होगा? तो देखो बात कंडक्टेंस की कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओम्स लॉ था तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या था? कंडक्टेंस। यहाँ पे भी क्या है? कंडक्टेंस है, ओके। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं अपन, जो फर्स्ट टर्म आती है अपने पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, FOA। FOA बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, FOA बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइंस and anions. It's a force of attraction between cations and anions of an electrolyte. Of an, देखो बात किसकी कर रहे हैं हम? कंडक्टेंस की, लेकिन कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट में। Of an electrolyte which opposes, electrolyte which opposes the flow of ions, which opposes the flow of ions on electrode. अब ये होता क्या है? Which opposes the flow of ions on electrode. देखो थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो कैसे समझे, देखो पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो सपोज करो हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने कुछ वाटर डाला हुआ है, कुछ वाटर है, और इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट से जनरेट होगा Na+ और Cl-। सही है, Na+ और Cl- जनरेट हुआ। अब Na+ और Cl- जो जनरेट हुआ, तो ये Na+ है, प्लस चार्ज है, Cl- नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयंस है। आयंस जो है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन जो होता है, कैटाइन जो होता है ये कैथोड की तरफ मूव करता है, और एनाइन जो होता है ये एनोड की तरफ, सॉरी यहाँ पे एनाइन लिख लेते हैं अपन। एनाइन जो होता है ये एनोड की तरफ मूव करता है। ये इनका मूवमेंट होता है जिसके कारण कंडक्शन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। कैटाइन कैथोड, C से C मिलाओ और A से A मिलाओ। एनाइन कहाँ पे जा रहा है? एनोड पे। ये मूवमेंट होती है। तो ये तुमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कैथोड जाएगा कैटाइन पे, और कैटाइन जाएगा कैथोड पे और एनाइन जाएगा एनोड पे। क्लियर है? अब होता क्या है कि देखो ये तो मूवमेंट कर रहे हैं, तुम क्या करो, तुम भर के डाल दो, बिल्कुल दबा के डाल दो NaCl, और भर के NaCl डाल दो, भर के NaCl डाल दो। अगर तुम भर के NaCl इसके अंदर डाल दोगे तो होगा क्या? Na+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, Cl- की भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। Na+ और Cl- अपोजिट चार्ज आयन है। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इनका काम क्या था? इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा? अपोजिट चार्ज है, आपस में अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपस में अट्रैक्ट। और जैसे आपस में अट्रैक्ट होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्लोज हो जाएगा, तो क्या ये मूव कर पाएंगे? नहीं मूव करेंगे, ये आपस में ही अट्रैक्शन होगा। तो इनका जो फोर्स ऑफ मूवमेंट जो था इसको अपोज कर दिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपोज करते हैं फ्लो को। अगर फ्लो अपोज हुआ तो मुझे बताओ, जैसे ही फ्लो अपोज होगा, फ्लो कम, ठीक है। फ्लो अपोज होना मतलब फ्लो हो गया कम, फ्लो हुआ कम, तो मतलब क्या ये कंडक्शन करेंगे? क्या कंडक्शन होगा? तो कंडक्शन भी होगा कम, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी कम। इसीलिए रेजिस्टेंस जो होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस होता है। क्लियर? इसका यूनिट भी अगर लिख लें अपन, इसका यूनिट लिख लेते हैं। इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट तुम्हें पता होगा क्या होता है? ओम होता है। और SI यूनिट, बेसिक SI यूनिट भी तुम्हें, बेसिक SI यूनिट
बेसिक एसआई यूनिट क्या होता है इसका? तो बेसिक एसआई यूनिट होता है इसका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -2, ये होता है इसका बेसिक एसआई यूनिट। ठीक है, देख क्या रहे हो, लिखो, कॉपी करते रहो। ओके, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडक्टेंस टर्म। अब सेकंड कंडक्टेंस टर्म की बात करें जो है क्या है? कंडक्टेंस। सेकंड टर्म है कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस बोले तो फ्लो को रोकना, कंडक्टेंस फ्लो को बढ़ाना। इट्स अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं या तो सी से कहीं लिखा होगा किसी बुक के अंदर, या फिर जी से लिखा होगा, या तो सी से लिखा होगा या जी से लिखा होगा। तो ये अपोजिट है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टेंस अपोजिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, मैंने बोला था क्या? नहीं, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं अपन आर से। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट भी इसका लिख लो। तो इसका यूनिट क्या था यहाँ पे? इसका यूनिट था ओम, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। अपोजिट है ना, ओम इनवर्स। अपोजिट में क्या करो? अपोजिट कर दो। इन लेटर्स को भी अपोजिट कर दो। ओम को ऐसे लिख सकते हैं MHO, मोह लिख सकते हैं क्या? अपोजिट। या फिर सिमेंस जिसको हम S से, ये यूनिट से। ठीक है, ओम भी हो सकता है, ओम इनवर्स, मोह हो सकता है, सिमेंस हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब एक और टर्म आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है इसको। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसको रो ये होता है रो से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इसको बोला जाता है रो। ठीक है, अब होता क्या है? देखो आप इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। ये होता है R इक्वल्स टू रो L/A। ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो इसको याद कैसे रखें? देखो, रो L/A, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A। रिपीट, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A, जिसको मैं बोलूंगा रो ले। ठीक है, याद करने का तरीका है रो ले, रेजिस्टेंस बराबर है रो ले। ओके, गॉट इट? ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या करना है अपने को क्या चाहिए? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी? देखो, रेजिस्टेंस बराबर है रो ले, करेक्ट? तो हमें चाहिए रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी? तो रेजिस्टिविटी बराबर होगी RA/L। सही है, RA/L, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी बराबर है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? और इसका यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था हमारे पास? रेजिस्टेंस का यूनिट था हमारे पास ओम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। देखो, ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, और सेंटीमीटर की जगह क्या हो सकता है? ओम मीटर भी हो सकता है। ठीक है, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो, ये इसका यूनिट होता है। अब बात कर, ये तो हो गया रेजिस्टिविटी। हमें बात करनी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक लिखा है, मतलब कुछ ऐसी रेजिस्टेंस जो स्पेसिफिक कंडीशंस पे हो। तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं? तो देखो, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं अपन समझ लेते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन तब होती है जब लेंथ होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर और एरिया होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। कंडीशन स्पेसिफिक होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखो जब लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर और एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कंडीशंस कैसी होगी, ये कंडीशन स्पेसिफाई होगी। अगर कंडीशन स्पेसिफाई होगी तो इस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस आएगी उसी को अपन बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो देखो हमारे पास रेजिस्टिविटी किसके बराबर थी, आर ए बाई एल। ए कितना है अपने पास 1 और एल भी कितना है 1, तो अगर दोनों को 1 पुट करें तो रो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस के। ये हो गया हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस पे, ये हो गया हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस पे। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी से फटाफट कॉपी कर लो, क्योंकि अपन आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर ली, अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक और नाम से भी अपन बोलते हैं, जो कि है कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं ये कापा, इसको बोलते हैं कापा, है ना, कापा। ओके, कापा, दैट्स इट। नहीं, कुछ ऐसा नहीं सोचना मन में, कुछ फालतू का, कापा ही बोलते हैं। ओके, अब कापा क्या होता है ना, देखो अभी अपन ने देखा, कहाँ देखा, कंडक्टेंस जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, बिल्कुल सही। कंडक्टिविटी कापा इनवर्स है रेजिस्टिविटी के, सही है। अब रेजिस्टिविटी का अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला, कहाँ गया, आर ए बाई एल, है ना। तो देखो रो की जगह हम क्या रखेंगे, रो की जगह रखेंगे आर ए बाई एल। जैसे हम आर ए बाई एल रखेंगे तो 1 अपॉन आर ए बाई एल, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन आर ए, अपॉन में एल है तो ये एल ऊपर चला जाएगा, इंटू एल। 1 इंटू एल किसके बराबर होता है, तो एल बाई आर ए, सही है, एल बाई ए आर। मैं इसको ऐसे लिख दूं, एल बाई ए आर। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, आर ए क्यों नहीं लिखा, ए आर एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। वो इसलिए लिखा ना ताकि याद रख सको, ताकि तुम्हारे लिए याद रखना इजी हो जाए। सर कैसे याद रखें, देखो कंडक्टिविटी कापा बराबर है एल बाई ए आर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ किलर। क्या ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है, कुछ किलर दिख रहा है, किलर, है ना। देखो हो गया याद, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, बस जुड़े रहो, तुम्हें हर चीज़ याद हो जाएगी, हर एक चीज़ अपने आप बिल्कुल फिट बैठेगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और शेयर तो करना ही करना है, उसका बगैर काम नहीं चलता, ठीक है। बस इतना सा काम है तुम्हारा, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है, बाकी इसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे सर यूनिट इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, तो देखो यूनिट क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह क्या हो सकता है, लिख दूँ क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसका यूनिट हो सकता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर की जगह मीटर भी हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके, अब दिक्कत पता है क्या है सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। सर स्पेसिफिक कंडीशन वैसे तुम्हें पता चल गई होंगी क्या होती है। स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब लेंथ कितना हो, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा दर्द होगा, है ना, दर्द हो रहा होगा, है ना। दर्द पता क्या होगा, दर्द ये होगा कि सर एल तो हमने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, लेंथ ऑफ वायर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा था, एकदम सही पढ़ा था। एल जो है लेंथ ऑफ वायर पढ़ा था तुमने, और ए पढ़ा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेकिन यहाँ पे तो वायर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो सर यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम एल क्या बोले, एल को क्या बोले, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, एंड ए को क्या बोले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऐसा बोलते हैं, चलो सपोज करो ऐसा बोल लेते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से कहाँ, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐसे खुले में पड़ा है क्या, नहीं ना। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसी कंटेनर के अंदर है। सपोज करो, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये एक तुमने एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर तुमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया। ओके लो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया। अब मुझे बताओ एल क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक,
नहीं। अच्छा, पहली बात, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा? आंसर है ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करेगा। कैसे कंडक्ट करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है। कैसे कंडक्ट करेगा? तो कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए। तो लो, हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे रख दिया और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप कर दिया। ये हमने इलेक्ट्रोड रख दिए। इलेक्ट्रोड एक छोटा बन गया। इस इलेक्ट्रोड को दोबारा बनाए क्या? तुम ढंग से बना लेना, तुम ढंग से इसको डिलीट करते हैं, अपन दोबारा बनाते हैं। तुम बराबर से बना लेना, अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब थोड़ा ठीक ठीक ही लग रहा है, तब भी ठीक चलेगा। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोड्स जो हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप किए। क्या अब कंडक्ट करेगा? क्या अब कंडक्ट करेगा? तो अभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कंडक्ट करेगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, सही है। ये बैटरी से हमने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। क्या अब कंडक्ट करेगा? तो आंसर है यस, अब ये कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, समझना ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सॉल्यूशन के अंदर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स का सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और सॉल्यूशन के बाहर अगर तुम देखोगे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक क्लोज लूप बन गया। और जब क्लोज लूप बन गया, तो इस क्लोज लूप के कारण यहाँ पे अब करंट का फ्लो जारी हो जाएगा। ओके, करंट का फ्लो तो हो गया। अब हमें क्या पता करना है? सर एल क्या होता है और ए क्या होता है? तो मैंने तुम्हें क्या बोला? एल क्या है? लेंथ है। और फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ के आए हो लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे तो कंडक्टर है ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब लेंथ कहाँ से कहाँ तक? तो ध्यान देना, जो एल होता है ना, ये लेंथ होती है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दोबारा से बना लेते हैं। देखो, ये हमने एक कंटेनर बनाया था। इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला था और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए थे। एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिया। और इलेक्ट्रोड डिप करके इन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया था। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तुम अच्छे से डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एल क्या होता है? एल होता है लेंथ, है ना, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो लेंथ है, इसको हम एल बोलेंगे। समझ आ गई बात? ये होता है एल, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और ए क्या होता है? ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन। समझे? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड जो डिप्ड है सॉल्यूशन में, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम ए मानते हैं, ए, ठीक है, जिसको हम क्या मानते हैं? ए। ये हो गया ए और ये हो गया एल। और इलेक्ट्रोड डिप्ड, अगर इलेक्ट्रोड आधा डिप्ड है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी आधा हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पूरा डिप है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर आधा है तो a/2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, कुछ के दिमाग में ना, कुछ बहुत तेज बन रहे होंगे, शातिर बन रहे होंगे। दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a, तो इसका a टोटल 2a। इतना दिमाग मत लगाना और ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, पूरा क्लोज लूप, ओके, ठीक है। तो ये हो गया a और ये हो गया l, ओके। अब ये बात तो समझ आ गई सर, ए क्या है और एल क्या है। अब बात करते हैं सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस, और स्पेसिफिक कंडीशंस हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लेंथ होगी बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, उसको हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर और एरिया को मानेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन सॉल्यूशन वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? तो अगर ऐसा है, उसके बाद जो कंडक्टेंस निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमारे पास कंडक्टेंस कापा का फॉर्मूला क्या था? किलर, है ना, किलर, यही था फॉर्मूला, ओके। हमारे पास K बराबर है L/A और 1/R, ऐसे लिख सकते हैं। अब L क्या था हमारे पास? लेंथ कितनी है? 1। एरिया भी क्या हमारे पास? 1। देखो, ये जो L/A है ना, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब फिर से अगेन तुम्हारा सर दुखने लगेगा, सर अब क्या हो, ये सेल कांस्टेंट क्या हो गया? तो देखो ध्यान से दोबारा सुनना यहाँ पे। ये फिर आगे ना बहुत डाउट्स क्रिएट करेंगे, आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहीं पे अपने डाउट्स एकदम क्लियर कर लो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड डिप करे थे, एक इलेक्ट्रोड
और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड डिप करे थे, सही है। इलेक्ट्रोड डिप करे और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोड से डिप करा, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, क्लोज लूप बन गया, एकदम सही। अब मैं कह रहा हूँ कि L/A जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर और ये लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो इनके बीच डिस्टेंस है ये होती है 1 सेंटीमीटर, और जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी तुम सपोज करो अभी तुमने NaCl सोल्यूशन डाला है तो उससे भी L/A का वैल्यू सेम आएगा। अब NaCl सोल्यूशन हटा के KCl सोल्यूशन डाल दो तब भी L/A का वैल्यू सेम आएगा। कोई से भी सोल्यूशन डाल दो L/A का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेंथ भी फिक्स है और एरिया भी फिक्स है। अब क्या होगा कि फिर भी डाउट क्लियर नहीं होगा, फिर भी कुछ के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर देखो आपने ये बना दिया, सॉरी एक अच्छे से बनाते, आपने ये कंटेनर बना दिया, कंटेनर के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, यहाँ तक भी बात ठीक है। यहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, यहाँ तक बात ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को आपने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये भी हमने मान लिया, सही है। अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोड्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रोड यहाँ से ऐसे शू 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 करके यहाँ पहुँच जाए, है ना। सोच रहे होंगे, कुछ तो सोच रहे होंगे पक्का, क्या इलेक्ट्रोड यूं ऐसे घूम के आराम से चलता यहाँ आ जाएगा। तो देखो इतना मत डूबो इसमें इतना मत डूबो। क्योंकि ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोड्स का एक स्लॉट होता है। जब तुम एक्चुअल डायग्राम देखोगे ना, ये इलेक्ट्रोड्स एक स्लॉट के अंदर फिट होते हैं, तो ऐसे घूम के नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये स्लॉट्स के अंदर फिक्स होते हैं। अगर ये स्लॉट्स के अंदर फिक्स है तो इनके बीच डिस्टेंस भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो इसीलिए L/A को हमने क्या बोला? कांस्टेंट बोला। और कौन सा कांस्टेंट? इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर सेल कहाँ है? तो देखो सेल होता क्या है? सेल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या 2 इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन है? अगर 2 इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन है और एक एक्सटर्नल सोर्स भी लगा रखा है तो इसको हम सेल बोल सकते हैं। और ये L/A इसी सेल के लिए डिफाइन है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन सेल कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या था K का? किलर है ना, LA/R, LA और ऐसे लिख सकते हो 1/R। L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोलते हैं अपन? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं G। ये क्या है? ये स्टार नहीं है, एस्ट्रिक है, इसको बोलते हैं G एस्ट्रिक। और 1/R, 1/R किसके बराबर था? रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस के बराबर। और कंडक्टेंस को भी G से रिप्रेजेंट करते थे। तो कापा तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखेगा, G स्टार इंटू G। समझ आ गई है ना? G लगाना है तभी जाके इस चैप्टर में कुछ होगा, अदरवाइज चैप्टर का समझ रहे हो ना? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फिर भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी भी अपन को समझ नहीं आया, कोशिश करते हैं। देखो स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब मेजर करेंगे? जब कंडीशन स्पेसिफिक होंगी। क्लियर है ना? अब कंडीशन स्पेसिफिक क्या थी? सर कंडीशन स्पेसिफिक थी जब लेंथ 1 सेंटीमीटर था और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और ये हमें पता है सर ये क्या है? ये लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स हैं। तो एक काम करते हैं, अपन बना ही लेते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। तो सपोज करो ये एक इलेक्ट्रोड है, सपोज करो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, सही है। अब ये एक इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड भी है, लेकिन इनके बीच डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पे एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके इसके सामने चिपका देते हैं। बार बार बनाने की ज़रूरत ही क्या है, इसी को कॉपी करके इसके सामने चिपका देते हैं। तो सपोज करो इनके बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इनके बीच जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ओके। और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना चाहिए अपने को? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। ऐसा सपोज करो दोनों बराबर हैं, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो कंडक्टेंस आएगी उसी को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, है ना, स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो देखो ये तुम्हें कुछ एक ऐसा नहीं दिख रहा, अगर हम इसको जोड़ें
अगर हम इसको जोड़ें, देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा तुम ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा तुम बना लेना ढंग से। ये क्यूब की तरह नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? ये क्यूब की तरह नहीं दिख रहा क्या? ये वाली लाइन नहीं दिख रही होगी तुम्हें। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं अपन। ये क्यूब की तरह दिख रहा है तुम्हें, है ना? एक क्यूब की तरह दिख रहा होगा। अब क्यूब दिख रहा है तो इस क्यूब को अगर हम इस क्यूब को फिल कर दें, फिल किससे करना है? एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से फिल करना पड़ेगा। लो हमने सपोज करो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, सपोज करो हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट आएगा? ढंग से नहीं भरा हमने इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया अपन ने, दोबारा कर लेते हैं। सपोज करो ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया अपन ने, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट आएगा, कितना वॉल्यूम आएगा इलेक्ट्रोलाइट का? तो इलेक्ट्रोलाइट का कितना वॉल्यूम आएगा? एक क्यूब बन गया जिसका लेंथ भी तुम्हें पता है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तुम्हें पता है। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालोगे, कंडक्टेंस निकालोगे, वो कापा के बराबर आएगी। समझ रहे हो बात? कापा के बराबर कब आएगी? कापा था LA/R, तो तुम्हारे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कापा बराबर होगा 1/R के, जिसको हम बोलेंगे G। ये कब होगा? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, तब जो कंडक्टेंस आएगी उसी को बोलेंगे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, या फिर मैं ऐसे डिफाइन या फिर लिख लेते हैं। अपन क्या करते हैं? लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ओके सर, ऐसा सेंटीमीटर में ज़रूरी है क्या? मीटर में नहीं हो सकता? बिल्कुल मीटर में हो सकता है। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो फिर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना? ठीक है, 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट of an electro conductance of 1 centimeter cube या फिर 1 meter cube solution of an electrolyte is known as what? is known as what? is known as, बोलो क्या बोलेंगे इसको? specific, is known as specific conductance। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप तुम्हारे डाउट्स नहीं रहे होंगे। क्लियर है? इतनी बात मैं मान के चलता हूँ कि क्लियर है, यहाँ पे आप डाउट्स नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस या फिर इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखो कमेंट कर दिया करो कि तुम्हें ये सच में सही लग रही है, ये सीरीज़ नहीं लग रही, तुम्हारा फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि एक बार तुमने अगर सब सही से लगा लिया, उसके बाद दुनिया का कोई सा भी मॉड्यूल उठा के सॉल्व करो, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। देखो पहले डेफिनेशन लिख लें, लेते हैं, नहीं पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। अब देखो अभी तो हमने, अब तुम कहोगे सर अभी तो हमने कंडक्टेंस पढ़ा, अब क्या ज़रूरत थी अलग से एक और टर्म देने की, मोलर कंडक्टेंस काफ़ी नहीं था क्या? है ना, कंडक्टेंस से भी तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या ज़रूरी था कि मोलर कंडक्टेंस एक अलग से टर्म? तो देखो मोलर कंडक्टेंस अलग से टर्म क्यों दिया समझते हैं, लेकिन सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? तो ये देखो, ये लैम्बडा एम मोलर कंडक्टेंस, या फिर इसी लैम्बडा का ना ये वाला ये पूंछ जो है ना, ये पूंछ हटा दो, पूंछ हटा दोगे तो ये कैसा दिखेगा? देखो पूंछ हटा दो तो ये जो है ना ये इस टाइप का दिखेगा, इसको ही मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर इसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे म्यू से। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है किसकी? मोलर कंडक्टेंस की। तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, समझ जाना कि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सर मोलर कंडक्टेंस अलग से क्यों? कंडक्टेंस की तो इतनी सारी हमने टर्म्स पढ़ ली, उनमें से नहीं हो जाता काम क्या? तो देखो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, बोतल का एग्जाम्पल लेते हैं। बोतल से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा ना।
ये एक बोतल बना रहा हूँ, तुम अच्छे से बनाना, मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी है। ये एक बोतल बना ली, इस बोतल के अंदर कुछ सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है गैस करो। और ये दूसरी बोतल बना रहा हूँ और इसके अंदर भी कुछ सॉल्यूशन है। देखो पहली बात तो अल्कोहल तो गैस करना ही मत, आज तो अल्कोहल सोच रहे होंगे, अरे अल्कोहल जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। तो कोई सा भी सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का होगा, ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो सपोज करो इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस होगी, तो सपोज करो इसकी कंडक्टेंस आ गई कुछ 12 यूनिट और इसको मान लेते हैं बॉटल ए, और यहाँ पे ये बॉटल बी, और बॉटल बी की कंडक्टेंस आ गई 10 यूनिट, सही है। एक की कंडक्टेंस आ गई 10 यूनिट, एक की कंडक्टेंस आ गई 12 यूनिट। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ भाई कंडक्टेंस हाई किसकी है, बॉटल ए की या बॉटल बी की, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम कहोगे सर दिख रहा है हमें साफ साफ 10 यूनिट है, एक के 12 यूनिट है, 12 वाला मतलब ज़्यादा, तो ए की कंडक्टेंस ज़्यादा है बी से, सही है। बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। लेकिन मैं कहूँगा, अब तुम्हें चेंज करके थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कहूँगा कि इसके अंदर ये जो 10 यूनिट है ये सिर्फ 1 मोल के हैं और ये जो 12 यूनिट है ये 2 मोल की कंडक्टेंस है। अब बताओ कंडक्टेंस ज़्यादा किसकी? तो तुम कहोगे सर 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आ रही है वो 10 है और यहाँ पे 2 मोल के कारण कंडक्टेंस आ रही है 12, 2 के कारण आ रही है 12, तो 1 के कारण आएगी 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंडक्टेंस है 6 और यहाँ पे है 10, सही है। तो अगर यहाँ पे कंडक्टेंस है 6, यहाँ पे है 10, तो मतलब अब किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा? तो सर इसकी है 10, बी की, ए की है 6, तो अब बी की कंडक्टेंस ज़्यादा ए से। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि कंडक्टेंस जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, मोल पे डिपेंड कर रही है, समझे? अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, मतलब मोल पे डिपेंड कर रही है। मोलर कंडक्टेंस इसीलिए दिया क्योंकि ये मोल पे डिपेंड कर रही है। देखो जो कंडक्टेंस थी ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था तो उसकी जो कंडक्टेंस आई थी वो कापा थी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के कारण कापा, तो 2 सेंटीमीटर कारण क्या आएगा? 2 कापा, 3 सेंटीमीटर के कारण 3 कापा, सही है। सेंटीमीटर क्यूब क्या है? मतलब ml ही तो है, वॉल्यूम है ना, मतलब ml है, तो मतलब 1 ml के कारण 1 कापा, 2 ml के कारण 2 कापा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूँ 2 मोल के कारण क्या होगा, तो तुम देखो ml और मोल को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना आपस में। अरे देखो सपोज करो एक 5 साल का बच्चा है और एक 25 साल का बच्चा है, अब मैं बोलूँ दोनों की हाइट कंपैरिजन करो, तो क्या ये कोई कंपैरिजन बनता है क्या? कंपैरिजन हमेशा आपस मतलब सेम एज में होता है ना, कुछ चीज़ फिक्स करनी पड़ती है कंपैरिजन करने के लिए। अगर हम हाइट कंपैरिजन करेंगे तो एज फिक्स कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे एक तो ml है और दूसरा मोल है, तो दोनों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये जो है ये मोल है, ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए इसीलिए हमें एक अलग कंसंट्रेशन टर्म लेनी पड़ेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया? मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अगर मोल के कारण कंडक्टेंस आएगी, तो मोल के कारण कंडक्टेंस आई तो उसको क्या बोला? 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आई उसको हमने बोला मोलर कंडक्टेंस, क्लियर। तो अगर मोल को छोड़ो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं मैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस आई उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, समझे? आगे बात करेंगे, डोंट वरी, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। मोल के कारण मोलर कंडक्टेंस, ग्राम इक्विवेलेंट के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, समझे कैसे कैसे टर्म जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। वैसे टाइम वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है। इसको अपन अगली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन, ऐसा लिखो, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन मोलर कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड by 1 mole of an electrolyte. Conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. In a given volume of solution is known as what? अब ये होता क्या है, क्या लिखा है? is known as molar conductance.
कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल, करेक्ट, एक मोल के कारण इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। तो देखो ये क्या है, कैसे जनरेट हुआ, टेंशन ना लो, इस पर अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा तुम्हारा, ओके, कोई डाउट मैं बचने नहीं दूंगा। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों में। नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है, अगर तुम शेयर करोगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू।